वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो चल रहा था उसका नेक्स्ट वीडियो जो कि बेस्ड है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू देखा था, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो उसके रिएक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। अब इस वाले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है, या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, कौन इनहिबिट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग 3 एंजाइम को लेकर चलेंगे रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। हालांकि हेक्सोकाइनेज पहले आता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज उसके बाद आता है, बट जो मेजर जो कमिटेड या रेगुलेटेड एक स्टेप्स होता है वो होता है आपको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीएफके से जो होता है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपका होता है एक तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं रेट लिमिटिंग एंड कमिटेड स्टेप। ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रेगुलेट करता है, ठीक है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट लिमिटिंग कमिटेड स्टेप। तो ये करता क्या है, देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बेसिकली क्या करता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में नॉर्मली क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है। लेकिन अगर ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है, ठीक है, इसका एक दूसरा एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, इसी का दूसरा आइसोफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। तो कभी कभी एक तरीके से पूछ दिया जाता है कि कौन सा ग्लाइकोलिसिस स्टेप में इन्वॉल्व होता है, PFK1 या PFK2। तो ये PFK1 जो होता है ना, 1 PFK1 ये ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है और ग्लाइकोलिसिस को प्रोसीड करता है, जबकि PFK2 जो होता है इसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है, एक तरीके से निगेटिव तरीके से रेगुलेट करता है। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये सबस्ट्रेट होता है 2 चीज़ के लिए, पहला PFK1 या PFK2। ठीक है, PFK1 तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा जो ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है। लेकिन अगर ATP ज़्यादा है, ATP ज़्यादा है, तो ATP ज़्यादा होता है तो फिर क्या होगा, देखो ये PFK2 एक्टिवेट हो जाता है, और PFK2 जो होता है ATP को यूटिलाइज करके और यहाँ पे फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो होता है अगर ये बन रहा है तो एक तरीके से ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो स्टेप्स है वो कहीं ना कहीं हाल्ट होती है। लेकिन जो एंजाइम होता है PFK2 वो बाई फंक्शनल होता है, यानी उसके पास 2 एंजाइम होते हैं। ठीक है, एक तो होता है PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली उसका दूसरा एक्टिव साइट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, तो बिसफॉस्फेटेज क्या कर देता है, इसका एक तरीके से डीफॉस्फोरिलेशन कराता है। ठीक है, और एक तरीके से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो अब अगर ATP की अधिकता है, देखो यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी ATP यहाँ पे कंज्यूम होगा और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनेगा। लेकिन हायर ATP कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, जब ATP का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये प्रोसेस ना होके ये स्टेप प्रीडोमिनेंटली होता है और फिर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनता है और यहीं पर ये चीज़ स्टॉप होती है। अगर ATP का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये जो एंजाइम होता है PFK2 विच ऑल्सो हैव एक्टिविटी ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, ये एक्टिवेट हो जाता है और फिर इसका साइमल्टेनियसली क्या करता है, डीफॉस्फोरिलेशन करा देता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ATP का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना इस चीज़ को एक तरीके से रेगुलेट करता है। ATP का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा तो ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ATP का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये बनेगा और उसके साथ अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है, इसका एक तरीके से डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि ATP का हायर कॉन्सेंट्रेशन विल निगेटिवली रेगुलेट ग्लाइकोलिसिस। तो देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का ये बोला गया है कि इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कौन कौन से इनहिबिट कर सकते हैं। और ये इनहिबिशन या जो रेगुलेशन होता है वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है।
अब ये थोड़ा सा एंजाइम वाले सेक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है। देखो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, ठीक है, एक्टिव साइट जिस पे कैटालिसिस वगैरह होती है, और एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम पे दूसरी साइट्स भी होती है किसी अदर मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए। तो जब अदर मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के अलावा किसी और अदर साइट पे बाइंड होता है और वो इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो उस साइट को हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, और इस प्रकार के रेगुलेशन को हम लोग एलोस्टेरिक रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज एंजाइमेटिक पोर्शन। एनीवे आप ये समझिए ना कि इसका जो रेगुलेशन होता है ना, एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड होते हैं, एक्टिव साइट के अलावा दूसरी जगह बाइंड होते हैं। तो ये इनहिबिटर्स के तौर पे एटीपी, तो आपको तो एटीपी से क्लियर हो जाएगा कि भाई एटीपी अगर ज़्यादा है तो इनहिबिट होगा, क्योंकि जो मेन मोटो है ग्लाइकोलिसिस का वो एटीपी प्रोड्यूस करना है। अगर ऑलरेडी एटीपी प्रोड्यूस्ड है तो ये एक तरीके से डाउन रेगुलेट होगी। दूसरी चीज़ है साइट्रेट। साइट्रेट कैसे एक तरीके से इनहिबिट करेगा? देखो साइट्रेट अगर ज़्यादा है इट मीन्स टीसीए साइकिल या क्रैप साइकिल ज़्यादा चल रही है, और क्रैप साइकिल ज़्यादा चलेगी तो एक तरीके से एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं साइट्रेट भी इसको क्या बोलता है, निगेटिवली रेगुलेट करता है। अब नेक्स्ट आता है लो पीएच। हाउ डज लो पीएच इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस? देखो ये जो माइटोकांड्रिया होता है, और माइटोकांड्रिया के अंदर से हाइड्रोजन आयन जब इंपोर्ट किए जाते हैं इंट्रा माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन की स्पेस के बीच में, तो ये थोड़ा बहुत लीकी होते हैं, तो इसका पीएच क्या हो जाता है, कम होता है। इसलिए सराउंडिंग का भी पीएच देखेंगे, साइटोसोलिक पीएच थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर साइटोसोलिक पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है ड्यू टू दिस वन, तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर होता है कि एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लो पीएच, साइटोसोलिक पीएच, लो पीएच जो होता है कहीं ना कहीं इंडिकेटर होता है कि उसका एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है माइटोकांड्रिया के अंदर, और इसलिए ये क्या करता है, एक तरीके से इनहिबिटर्स का काम करता है। तो ये तीन चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एटीपी, साइट्रेट एज वेल एज लो पीएच निगेटिवली रेगुलेट द पीएफ के। ठीक है, अब एक्टिवेटर में क्या आएगा? देखो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो बन रहा है तो इसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक तरीके से डिफॉस्फोरिलेशन होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा और फिर ये आगे प्रोसीड होगा। एडीपी, एडीपी का मतलब अगर एटीपी और एडीपी का फिक्स रेशियो होता है, अगर एडीपी का अमाउंट बढ़ रहा है तो बट अब इस एटीपी का अमाउंट कम होगा। आईएमपी का भी अगर बढ़ रहा है तो एटीपी का रेशियो कमी, एटीपी जो होगा वो कमी का होगा। तो इसलिए एडीपी, एएमपी और पीआई ये भी एक तरीके से क्या करते हैं, रेगुलेटर का काम करते हैं, मतलब इसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बारे में कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के दो आइसो मतलब फॉर्म होते हैं, और जो पीएफके2 होता है वो बाई फंक्शनल एंजाइम होता है, यानी उसकी दो एक्टिव साइट्स होती है, एक पे ये कैटालिसिस कराता है, दूसरे पे ये कैटालिसिस कराता है। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के अलावा जो दूसरा एंजाइम होता है रेगुलेशन के लिए वो होता है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज आप जानते हैं फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलिसिस की, और ये इनहिबिट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के द्वारा। मतलब ये एक प्रोडक्ट इनहिबिशन है, क्योंकि हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अगर वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू उसको इनहिबिट करता है। लास्ट एक एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज में भी हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लाइकोलिसिस का लगभग लास्ट स्टेप होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है, और एटीपी प्रोड्यूस होता है इस केस में। तो अगर ऑलरेडी बहुत सारा एटीपी है तो ये एंजाइम जो है एक तरीके से इनहिबिट होता है, यानी एटीपी इटसेल्फ इनहिबिटर का काम करता है इसका। और दूसरी चीज़, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होता है वो एक तरीके से एक्टिवेटर का काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने का मतलब ये आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अपना वर्क कर चुका है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना चुका है। तो ये अगर एक बार ये कमिट कर देता है कि नहीं ये स्टेप हम कराएंगे तो ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल इट कमिटेड स्टेप। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी एक तरीके से एक्टिवेटर का काम करता है। अब पायरुवेट काइनेज का जो रेगुलेशन होता है वो एक्चुअली ये एंजाइम दो फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म को हम यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किए हैं, इनएक्टिव फॉर्म को हम बी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो सिंपली क्या होता है कि अगर एटीपी ज़्यादा है तो पायरुवेट काइनेज का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। तो पायरुवेट काइनेज का जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो बट अब इस अगर एटीपी ज़्यादा है तो फॉस्फोरिलेशन करा देगा, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। अगर एटीपी नहीं है तो
ATP कम है तो अगर गलती से भी ये फॉरवर्ड हो गया तो ये एक तरीके से डीफॉस्फोरिलेट हो जाता है, ठीक है, और ये एक तरीके से एक्टिव फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रोटीन काइनेजेस को साइक्लिक एमपी एक तरीके से पॉजिटिवली इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, और एक तरीके से साइक्लिक एमपी का रोल क्या है, पायरुवेट काइनेज को एक तरीके से यहाँ पे देखेंगे इनहिबिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज के लेवल पे। अब थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जो ग्लाइकोलिसिस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए जो इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, इनहिबिटर्स क्या एक तरीके से बोल सकते हैं कंटामिनेंट या जो मॉलिक्यूल जो इनहिबिट करता है वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली दो केमिकल्स पूछे जाते हैं, एक होता है आपका आयोडोएसीटेट, दूसरा होता है आर्सेनेट। तो आयोडोएसीटेट और आर्सेनेट क्या करता है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होता है उसको एक तरीके से इनहिबिट करता है, यानी एक तरीके से यह ग्लाइकोलिसिस को क्या करता है, इनहिबिट करेगा। ग्लाइकोलिसिस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। कहाँ पे, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड स्प्लिटिंग फेज होती है, ग्लूकोज का जो स्प्लिटिंग फेज आएगा, स्प्लिटिंग फेज के बाद जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है आगे जो कन्वर्ट होता है, ठीक है, एंजाइम होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, उस चीज़ को यह इनहिबिट करता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि रेगुलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसके अलावा जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस से वो होता है कैंसरस सेल एंड ग्लाइकोलिसिस। तो कैंसरस सेल में ग्लाइकोलिसिस का क्या रोल होता है, देखो कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो रैपिडली ग्रो करती हैं, रैपिडली ग्रो करती है। तो उसमें क्या होता है ना कि एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस उतना तेज नहीं होता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, एंजियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जब कैंसरस सेल रैपिडली ग्रो करती हैं तो अगर जो नई जो सेल और टिश्यू जो बन रही है वहाँ पे ब्लड वेसल न होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है रैपिडली, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डेप्थ की सिचुएशन आ जाती है। ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब ऑक्सीजन टोटली ख़त्म नहीं, हाँ कम हो गया। तो उस कंडीशन में जो कैंसरस सेल्स होती है अपने आप को अडॉप्ट करती है मोर और मोर ग्लाइकोलिसिस कराने के लिए, ठीक है, यानी कैंसरस सेल में ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, उसमें ग्लाइकोलिसिस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू और नॉर्मल सेल, ठीक। तो अगर ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो एनिमल टिश्यू लैक्टिक एसिड ही बनाएगी। तो कैंसरस सेल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शंस भी एक तरीके से देखने में मिलता है कि ज़्यादा होता है, और उसमें जो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होता है, ठीक है, एंजाइम का, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो सेल ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं उसका जो mRNA है उसको ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसका ज़्यादा होता है। तो देखा जाए तो कैंसर सेल में ग्लाइकोलिसिस एक तरीके से इनिशियली इकलौता सोर्स होता है जो ATP उसको प्रोवाइड कर सके। तो कैंसर सेल में ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगी, लैक्टिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंजियोजेनेसिस वीक होती है और ऑक्सीजन डेप्थ सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस देखा आज, और होपफुली इससे 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम कार्बोहाइड्रेट पे लेकर आएंगे, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल।